चाहे आप जेई मेन के एग्जाम की बात करो, चाहे आप जेई एडवांस के एग्जाम की बात करो, केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सर कैटेगराइज कैसे करेंगे, आपकी गलती किस प्रकार की हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या आप सवाल को पढ़ते टाइम कहीं और की बातें तो नहीं सोचने लगते हो। 4 नंबर तुमको देके जा रहा है ना, मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि अगर आसान सवाल है तो 4 नंबर देके जा रहा है। डायरेक्ट एडवांस पर जंप करने की कोशिश मत करो भाई, हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे। जब पढ़ना था तुम्हें, जब तैयारी करनी थी, जब मेहनत करनी थी, जब तुम्हारे पास टाइम था, तब तुमने किया नहीं। और जब उस चीज का इंपैक्ट आगे जीवन में आने लगा तो भाई पुराने चीजों पे रोने लगे। रोने वाले इंजीनियर नहीं चाहिए भाई। इंजीनियर के बारे में सुना है ना, इंजीनियर वो इंसान है जो सब कुछ कर लेता है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो अब आपने जब वीडियो खोल ही लिया है तो आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाए, है ना। केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। थोड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है, थोड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है और अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो आप बहुत सारी चीजें या बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी सीख सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे आप जेई मेन के एग्जाम की बात करो, चाहे आप जेई एडवांस के एग्जाम की बात करो, केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें नंबर बहुत जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तैयारी के टाइम पे केमिस्ट्री थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, बैच टेस्ट हो या आपका जेई मेन का पेपर हो या जेई एडवांस का पेपर हो, केमिस्ट्री ही आपको सहूलियत देती है। आपके दिल को सुकून केमिस्ट्री से ही आता है ना। तो आइए आज हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं, ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, और ड्रॉपर नहीं वो फाइटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि पिछले साल आपके साथ क्या हुआ है ना। तो जो दर्द आपको पिछले साल मिला है उसका एनालिसिस करो, उसी दर्द में से ही बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस आपको करना है, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट ईयर पेपर में आप किस टाइप के सवाल नहीं कर पाए थे या किस टाइप के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी नहीं थी, आपके कौन से बेसिक्स हिले हुए थे, उसका एनालिसिस करना है। यानी कि आपको वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मेरे को तो ड्रॉप लेना था इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया, आप अनाधुंध पड़े जा रहे हो। बेटा जब कभी भी आप कोई काम करते हो तो थोड़ा सा रुक करके, आज हम आपके सामने क्यों प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रकट हुए हैं कि थोड़ा रुक करके एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है, इस चीज को सोच लेते हैं कि आगे मुझे क्या करना है ना। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। आप सबसे पहली बात अपनी मिस्टेक को कैटेगराइज करिए। सर कैटेगराइज कैसे करेंगे, आपकी गलती किस प्रकार की हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या सिली मिस्टेक आपसे हो रही है, क्या कैलकुलेशन एरर आपसे हो रही है, क्या आप सवाल को पढ़ते टाइम कहीं और की बातें तो नहीं सोचने लगते हो, है ना। क्योंकि सवाल बहुत बार इसलिए भी गलत होता है क्योंकि आप सवाल पूरा ढंग से नहीं समझ पाते या पूरा पढ़ते ही नहीं हो, एक लाइन पढ़ी और सीधे आंसर पे जाने लगते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा काम एंड कंपोज रखना है जब कभी भी आप सवाल करो, ठीक है। आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकल के आएगी आपकी नॉलेज के बेसिस पर, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना है। कई बार ऐसा लगता है आपको कि मैं 2 सवाल ही करूं और 4 घंटे लगा दूं, कोई मतलब नहीं ऐसी तैयारी का। आपको 4 घंटे अगर लग रहे हैं ना तो अच्छे से अच्छे सवाल आप करोगे तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 4 घंटे में अगर जेई एडवांस लेवल के सवाल करोगे तो 50 सवाल भी आपने केमिस्ट्री के कर लिए ना 4 घंटे के अंदर अच्छे लेवल के, तो आपको बहुत कुछ सिखा के ले जाएंगे वो। क्योंकि एडवांस लेवल के सवाल मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक चैप्टर को मिक्स कर आके सवाल पूछते हैं। और अगर जेई मेन लेवल के सवाल लगाओगे तो आप 100 से ज्यादा सवाल भी लगा सकते हो 4 घंटे के अंदर। केमिस्ट्री में ये खासियत होती है ना। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से मतलब आप कभी भी गद्दारी ना करें, है ना। अपने आप के साथ हमेशा ईमानदार रहें, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है और वो आपको ही पता रहनी चाहिए, है ना। वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बतानी भी नहीं आपको कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को उसको सुधारो ना। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो अभी आपको अभी लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है उसको सुनने में। अभी आप किसी से को बोलोगे कि मेरे को ये चीज अच्छी आती है, मेरी चीज ये चीज खराब है, कोई नहीं सुनेगा, कहेगा यार पिछले साल भी तो पेपर दिया था तूने। तो ये सब चीजें रिजल्ट वाले दिन उनको दिखाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब उनको बताएंगे कि हमने क्या फॉलो किया था, ठीक है। तो अपने आप से ईमानदार रहो, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप का एनालिसिस करो, क्या तुम में कमियां हैं उसको सीखो, उससे सुधरो और आगे बढ़ो, है ना। करना सारा खेल तुमको ही है, पढ़ना तुमको ही है, 80% मेहनत आप ही की है, बस सही डायरेक्शन से चलना है आपको, है ना। तो अपने आप से एकदम ऑनेस्ट रहिए, जो आपकी कमियां हैं उसको आप खुद ही एनालाइज करिए और खुद ही सुधारिए उसको।
सिलेबस, सेकंड पॉइंट सिलेबस कवरेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, कई सारे बच्चे जो पिछले साल पेपर दे चुके हैं और अब दोबारा से पेपर देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उनको इतना तो पता है कि मेरी कौन सी चीज कमजोर थी, तो आप वही चीज को स्ट्रांग करो, अपने बेसिक्स पर मास्टरी हासिल करो। कई बार हम क्या करते हैं, एडवांस के चक्कर में इतना एडवांस में घुस जाते हैं कि आप बेसिक सवाल भी गलत करके आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई मेन के बहुत इजी सवाल सिर्फ इस चक्कर में गलत करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जेई मेन तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई पेपर है ना, तो कुछ ना कुछ तो है। 4 नंबर तुमको देके जा रहा है ना, मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि अगर आसान सवाल है तो 4 नंबर देके जा रहा है, अच्छा सवाल है तो थोड़ा भिड़ो, उसमें लड़ो, तब जाके नंबर हासिल करो। तो बेसिक पर मास्टरी हासिल करोगे तो बेसिक से होते हुए ही एडवांस का रास्ता जाता है। डायरेक्ट एडवांस पर जंप करने की कोशिश मत करो भाई, हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे। तुमको बेसिक पर ही फोकस करना है। जब तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हां मेरे से बेसिक लेवल के सवाल बनने लगे हैं, चलो अब मैं और लेवल बढ़ाता हूं, क्योंकि ये खेल ऐसा है, ये स्टेप बाय स्टेप खेल है, ये स्टेप बाय स्टेप खेल है, सीढ़ियां हैं ये, आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे। आप ये मत सोचो मैं यहां से इधर जंप कर जाऊं, भाई बीच में कहीं गिर जाओगे तुम, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओ, आपकी मंजिल वही है, मंजिल मत भूलो। मंजिल आपकी आईआईटी है, मंजिल आपका जेईई एडवांस ही है, लेकिन मंजिल मत भूलो। लेकिन जब चलते हो ना तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, एकदम से चीजों पे जंप करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाता है। ये सबसे बेकार आदत इंसानों के अंदर होती है कि सीधे डायरेक्ट जंप कंक्लूजन पर, हो गया मैंने ये फैसला कर दिया। ऐसा नहीं होता है, चीजों को एनालाइज करो, सीखो उससे, क्योंकि ये चीजें ना जीवन में आपको बहुत आगे काम आएंगी। आप आगे जाके जब कुछ काम कर रहे होगे तो उसमें भी बहुत काम आएंगी। ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। सिलेबस कंप्लीट करिए आप अपना, सिलेबस कंप्लीट, देखिए आपको चैप्टर के नाम सारे पता हैं, कौन कौन से हैं, किसमें क्या होता है ये भी पता है, लेकिन उसको सही ढंग से आपने कंप्लीट नहीं किया था, तो आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज नहीं छोड़नी है। क्योंकि आजकल जो पेपर हो रहा है, हर एक चैप्टर को मिक्स कर करा के सवाल पूछे जाते हैं। हां, कुछ चैप्टर जेईई मेन में है, एडवांस में नहीं है, कुछ एडवांस में मेन में नहीं है, तो वो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करिए, लेकिन कुछ भी चीज छोड़िए नहीं। क्योंकि कोई भी बेसिक सी चीज या कोई हल्की सी चीज भी आपने छोड़ दी ना, तो भाई साहब ये समझ लो वो भी उतना ही नंबर देने वाला था आपको जो आप छोड़ के गए हो। तो आजकल जो पेपर आने लगा है वो लगभग लगभग कंप्लीट सिलेबस से कोने कोने से पेपर बनाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, आप चीजों को समझें कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमको सिखाए जा रहे हैं, क्या किस टाइप के आप सवाल लगा रहे हो, उससे आप सवालों से सीखो। जेई का जो पेपर होता है, कई बार हर एक थ्योरी उस कैपेबल की नहीं होती कि वो हर सवाल को कर ले जाए, लेकिन हर सवाल उतना कैपेबल होता है जो हर थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे। क्योंकि सवालों से आप थ्योरी भी बिल्ड कर लेते हो, सवालों से आप सीखते हो, है ना। क्योंकि थ्योरी देखो एक लिमिट के बाद ना थ्योरी स्ट्रेच दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि भाई अगर मान लो किसी चैप्टर में सपोज आपका 20 घंटे का कंटेंट है, 20 घंटे के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है, आप उसको पढ़ाने को तो 80 घंटे भी पढ़ा लो, है ना, आप 120 घंटे ही पढ़ा लो, बच्चे भी पढ़ लेंगे। लेकिन जरूरत है कि जितना ही सिलेक्टेड पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस चीजों से सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड चल रहा है ना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं आपसे, तो हजारों रिएजेंट है, ऐसे बहुत रिएजेंट है, लाखों रिएजेंट चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन उन रिएजेंट का आपके यहां कोई काम नहीं है। तो सिलेक्टेड चीजों को पढ़ो, यानी कि जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो तो ये भी चेक कर लो क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है या नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे, अब ऐसे देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जीवन में, सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है, उसमें ऐसे ऐसे रिएजेंट आते हैं जो आपको मतलब देखने में लगेंगे कि जेई से मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज आ रही है, और वो आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि लास्ट ईयर आपने पढ़ रखा है। बस जरूरत थी कंसिस्टेंसी की, डेडिकेशन की, और उस लेवल पे आपने मेहनत नहीं की थी, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, लेकिन विद इन द सिलेबस, सिलेबस कवरेज के साथ। स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान की अगर हम बात करें, रियलिस्टिक आप प्लान बनाओ, कंसिस्टेंट प्लान बनाओ। आपको लग रहा है कि आप डेली 2 घंटा अलग से पढ़ सकते हो क्लास के अलावा, आप 2 घंटा पढ़ो। आपको लग रहा है अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, हर बच्चा 2 घंटा नहीं पढ़ेगा, हर बच्चा 1.5 घंटा नहीं पढ़ेगा, हर बच्चा 4 घंटा नहीं पढ़ेगा, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी को धीमे धीमे बढ़ाते रहो। भाई मान लो आज तुमने सपोज सारे तीनों लेक्चर देख लिए, उसके बाद तुम घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। आज मान लो तुमने 1.5 घंटा पढ़ा, कल 1 घंटा 45 मिनट पढ़ो, 1 घंटा 50 मिनट पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, है ना। इस तरीके से अपना लेवल बढ़ाते जाओ, और जब आपको लगे कि मेरी ये लिमिट पहुंच चुकी है, मान लो आपको लग रहा है कि यार मैं क्लासेस के अलावा हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटा देने लगा हूं, यहीं रुक जाओ।
इसी को मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि सर आज तो हम केमिस्ट्री भी 4 घंटा पढ़ेंगे, फिजिक्स भी 4 घंटा पढ़ेंगे और मैथ्स भी 4 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा सेल्फ स्टडी और 6 घंटा क्लास करेंगे तो हो गया 18 घंटा, 6 घंटा सोएंगे। बेटा ये सब हवाबाजी वाली बातें। रियलिस्टिक बनाओ लेकिन कंसिस्टेंट बनाओ, है ना। कंसिस्टेंट आपका शेड्यूल होना चाहिए और आपका शेड्यूल जो है वो आप ही का है ना। आपका शेड्यूल आपका ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाएं और डेली गोल सेट करें। डेली गोल जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना आज फिजिक्स के 20 सवाल करने हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के मेरे को 25 सवाल करने हैं, मैथ्स के मेरे को 15 करने हैं, तो इस तरीके से कुछ प्लान, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके हिसाब से। आपको लग रहा है कि डेली गोल मेरा ये है, वो डेली गोल सेट करो और गोल सेट करो सवालों पर। थ्योरी पे सेट मत करो कि आज मेरे को 4 घंटा थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी एक लिमिट तक ही रिवाइज करो, उसके बाद सवाल लगाओ। सवालों से सीखोगे, जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उसी से आप सीख पाओगे, है ना। बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके बीच में भी बैलेंस है। ऐसा नहीं कि आज आप पूरे डिटेल में सवाल ही सवाल लगाए जा रहे हो, है ना, या पूरा थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हो। आप भाई थोड़ा बैलेंस ऐसा बनाओ कि कुछ टाइम आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी जब अच्छे से रिवाइज हो जाए उसके बाद आप खूब सारे सवाल लगा लीजिए, है ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिस एक साथ पैरेलल चलनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे वो आप थ्योरी से ही तो क्लियर कर रहे होगे ना, है ना। अर्ली मॉर्निंग रिवीजन आप अगर आप अपने जीवन में अपना पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, जब कभी भी आपको जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो, सुबह उठने के बाद कर लो। ताजा ताजा पहला काम जो आप कर रहे हो ना, तैयार होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम निपटा दो, आपके जीवन में सुकून ही सुकून रहेगा। फिर बाकी कामों के लिए आपके पास दिन भर है। हम क्या करते हैं, हम वो काम सुबह सुबह करने लगते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं थी या बहुत कम इंपॉर्टेंस वाले काम है, और जब इंपॉर्टेंट चीज आती है उस समय तक, शाम तक आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। क्योंकि सुबह उठने के बाद एनर्जी से भरपूर रहता है इंसान, क्योंकि अभी उठा है भाई वो। तो जो भी काम आपको बहुत परेशान कर रहा है या चैलेंजिंग लग रहा है उसको सुबह निपटाओ, आप देखना आपका जीवन एकदम सुधर जाएगा। ठीक। रात में रिवीजन, रात वाला रिवीजन क्या होता है, रात वाला रिवीजन होता है बहुत क्विक रिवीजन, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वाला। सोने से पहले एक पेज लीजिए, जो दिन भर में तुमने पढ़ा है उसको फटाफट फटाफट लिखते जाइए, जो तुमको याद आ रहा है, और जहां तुम थोड़ा सा भूल रहे हो फटाफट से कॉपी उठाई, देखा इसमें से और उसको कंप्लीट कर लिया। इस चीज को आप अपना लीजिए, ठीक है। कई कई बार ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपके सामने आपने अपनी दीवार पर नोट्स चिपका रखे होंगे, फॉर्मूले चिपका रखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टीचर्स ने पढ़ाए होंगे वो चिपका रखे होंगे, तो आप उसको देख लो, उससे रिवाइज कर लो। मैं तो अपना बताता हूं मैं क्या करता था। मैं सोने से पहले मैंने क्या करा था, मेरा रूम था कानपुर में, मैं तैयारी करता था, रूम था मेरा, मैंने ऊपर ना सारी रिएक्शंस वगैरह चिपका रखी थी, फिजिकल के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, पंखे के पैरेलली बड़े बड़े उसमें। और जैसे ही मैं लेटता था मेरा ध्यान चला जाता था पंखे के ऊपर, और वहां से मैं सारे फॉर्मूले खड़ 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 रिवाइज करके सो जाता था। अपने आप ही नींद आती धीमे धीमे, है ना, और फॉर्मूले भी दिखते जाते थे। तो ये मैं अपनाता था उस टाइम पे। बाकी सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जिनको हम फाइटर कहेंगे आवाज से, है ना। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए अपने पेस के हिसाब से, लेकिन आप उसका फ्रीक्वेंसी रखिए मॉक टेस्ट का। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनने काफी कुछ चैप्टर्स कर लिए होंगे, तो उन चैप्टर का कलेक्टिवली मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना। वीक में या 15 दिन में एक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी रखें, धीमे धीमे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे एक एक महीना कंप्लीट होता जाए एक एक दो दो टेस्ट और ऐड करते जाएं, और लास्ट में आकर के आपकी फ्रीक्वेंसी लगभग हर अल्टरनेट डेज की होनी चाहिए, है ना। सिमुलेट एग्जाम कंडीशन, मतलब एग्जाम में जैसी कंडीशन होती वैसी करें। आप घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप बिल्कुल वहां अपनी जो टेबल है उसको साफ रखें, ठीक है, एकदम क्लीन टेबल होनी चाहिए। और जब आप टेस्ट दे रहे हो टाइमर लगाएं, और जिस टाइम पर जेई मेन और जेई एडवांस के टेस्ट होते हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट उस समय दे रहे हो, उसी के हिसाब से आप टाइमिंग सेट करें और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट करके रखें, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत काम आएगी आगे, है ना। अब आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसका थॉरो एनालिसिस करना है कि कहां मैंने गलती करी, कौन से सवाल मेरे से नहीं बन रहे, किस टाइप की दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको जाकर के टीचर के लेक्चर से आपने क्लियर कर लिया, अपने नोट्स से आपने क्लियर कर लिया। नोट्स भी आपको प्रॉपर अपने बनाने हैं, ठीक है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियां हैं, आप चाहो तो मिस्टेक कॉपी बना सकते हो, ठीक है। मिस्टेक कॉपी इतनी इंपॉर्टेंट कॉपी होती है, क्यों, क्योंकि आपसे गलती हुई है भाई, और इसी गलती को सुधारना है, तो इसको लिखोगे नहीं तो सुधरेगी कैसे। आप मान लो आज दिन भर में आपने 10 गलतियां की, आपने नहीं लिखा ना, चैलेंज है कि आप कल वो गलतियां सारी बता दो कि मैंने ये 10 गलतियां, 10 में से आप 2-3 ही बता पाओगे या 4 बता पाओगे, बहुत ज्यादा दिमाग तेज है तो 5 बता पाओगे, 10 की 10 गलतियां तुम नहीं बता पाओगे। लिखी रहेंगी तो तुमको पता रहेगा कि यहां लिखी है, तो तुम उसको देख सकते हो कि मैंने ये गलती करी है। तो मिस्टेक की कॉपी आपको बनानी है, ठीक है। अब जो की माइंडसेट है, जो ड्रॉपर्स वाले बच्चों, जिसको मैंने फिर से बोला है कि भाई तुम ड्रॉपर नहीं तुम फाइटर हो,
ठीक है, तुम ड्रॉपर नहीं हो, तुम फाइटर हो, तुम लड़ोगे और नेक्स्ट ईयर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बस सही तरीके से तैयारी करोगे। पहला पॉइंट जो आपके पास स्पेशल पॉइंट है, जो बाकी लोगों के पास नहीं है, फाइटर वाले बच्चों के लिए, आपके पास एक्सपीरियंस है पेपर देने का। आपका सिलेक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन आपको ये पता है कि पेपर का टेम्परामेंट क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है, कैसे वहां पर हमें बैठना होता है, सब चीजें जानते हो। तो अपने एक्सपीरियंस को यहां यूज करो, ठीक है, तैयारी के टाइम पे। इंप्रूवमेंट पर फोकस करो कि कैसे मैं इंप्रूव करूं अपनी चीजों को, कैसे मैं बेहतर से बेहतर चीजें सीख पाऊं। अपना माइंडसेट एकदम कूल, ठंडा, कंपोज रखना है, क्योंकि ठंडे दिमाग वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ज्यादा गहराई तक चीजों को सोच सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करते हो, आप चाहते हो मेरे सामने से हर 3 सेकंड में चीजें गुजरनी चाहिए, तो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे, आप फिर गलत जगह हो। क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं क्या होते हैं, उनको एक चैलेंज दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है कि यार ये वाली चीज गड़बड़ हो रही है, इसको सॉल्व करना है तुमको। तो सॉल्व तो तभी कर पाओगे ना जब तुम एनालिसिस कर पाओगे चीजों का, जब तुम समझ पाओगे कि इसमें क्या गलती हुई है, मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। आपके पास टाइम भरपूर रहता है। इंजीनियर के पास जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें कुछ एरर आ गई, उसको सही करना है, ठीक है, आप कहीं मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके सीनियर कोई पर्सन है, उसने बोला कि यार भाई मेरे को ना ये सही चीज करके दे, तेरे पास 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं तेरे को। तो तुम्हारे पास टाइम रहता है, लेकिन बस तुम्हें सोचना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, यहां दिक्कत कहां आ रही है। तो वही तो सिखा रहा है आपको ये एग्जाम। ये एग्जाम आपको क्या सिखा रहा है? ये एग्जाम सिखा रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी बन रही है, आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हो। आप इसको सवालों तक सीमित रखो, मत रखो कि भाई इंजीनियर्स जो हैं या जेई का पेपर है या जेई मेन, जेई एडवांस के जो पेपर हो रहे हैं वो आपको सिर्फ सवाल सिखा रहे हैं। वो आपकी अप्रोच बिल्ड कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो सकती है, क्या-क्या चीजें तुम्हें सोचनी पड़ सकती है। तो वो थिंकिंग ही डेवलप हो रही है आपकी यहाँ पर, है ना? और सीधी-सी बात है, कंसिस्टेंसी आपके लिए की होनी चाहिए। लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी 5 घंटा भी डेली कर रहे हैं, 6 घंटा भी डेली कर रहे हैं, करते रहिए इसको। छोड़िए मत कभी भी। हो सकता है जीवन में कई ऐसे मतलब लाइफ चल रही ना आपकी, तो आप आम जीवन भी तो जीते हुए जा रहे हो, है ना? तो हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। ये सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी थोड़ा-सा साइड कर दीजिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके, और अपना फोकस यहाँ लाइए। क्योंकि जो चीज़ आपको आगे मिलने वाली है ना, उससे आप ये चीज़ें सॉल्व कर लोगे, ठीक है? जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, तो आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर लोगे ऑटोमैटिकली। तो अभी अपना फ़ोकस थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ शिफ्ट करिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मेरे को इस चीज़ की सुधार करनी है। किसी को अपने घर की कंडीशन सुधारनी है, किसी को अपने पिताजी का कर्जा उतारना है, किसी को कुछ और करना है। तो जो भी आपको करना है वो दिमाग में रखिए, लेकिन सिर्फ़ उसी को दिमाग में मत रखिए। वो चीज़ कैसे सही हो सकती है आपके सिलेक्शन से, ये चीज़ दिमाग में रखिए, ठीक है? बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए। फाइटर बच्चों की ये दिक्कत थोड़ी-सी रहती है। उनको लगता है कि यार पिछले साल नहीं हुआ तो क्या इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर पिछले साल नहीं हो पाया था, क्या इस साल हो जाएगा क्या? बेटा ये सब चीज़ें आपको सोचने के लिए नहीं है। आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मैं अपने आप की ट्रेनिंग इस लेवल की कर लूँ कि अगर पेपर आएगा तो मैं अपना 100% दूँगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप पेपर देने बैठें तो आप रिग्रेट में पेपर देने ना बैठें कि यार वो चैप्टर ही नहीं किया था मैंने। भाई तेरे पास अभी टाइम तो है, अभी क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? पहले हम क्या करते हैं, हम पहले जिस समय जो करना है वो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ जब कुछ चीज बीत रही होती है तब हमें पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो ये तो दोगलापन है ना। जब पढ़ना था तुम्हें, जब तैयारी करनी थी, जब मेहनत करनी थी, जब तुम्हारे पास टाइम था, तब तुमने किया नहीं। और जब उस चीज का इंपैक्ट आगे जीवन में आने लगा तो भाई पुराने चीजों पे रोने लगे। रोने वाले इंजीनियर नहीं चाहिए भाई। इंजीनियर के बारे में सुना है ना, इंजीनियर वो इंसान है जो सब कुछ कर लेता है। तो भाई वहां पहुंचो तो तुम सिलेक्ट होकर के कॉलेज में तो जाओ एक बार, फिर देखो अपनी लाइफ कैसी बनती है तुम्हारी, है ना? तो पुरानी चीजों को भूल जाइए, है ना? अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कर सकते हो, बस करने की देरी है। कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल है जब तक वो स्टार्ट ना किया जाए, है ना? एक बार आप शुरू करते हो आपको अपने आप रास्ते मिलते हैं, अपने आप आपके सामने रास्ते खुलते हैं। आप चलो तो उस रास्ते पर। आप दूर से खड़े हुए देख रहे हो भाई घना जंगल है, इसमें तो सांप भी होंगे, इसमें तो टाइगर भी होगा, इसमें तो चल के देखो एक बार, जाओ तो रास्ता साफ है, ठीक है? रास्ता साफ है, बस जाने की देरी है, ठीक है? और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको, और हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं आज आपके सामने इसलिए प्रकट हुआ एकदम अचानक से, पंकज सर क्यों दिख रहे हैं आपको? इसलिए प्रकट हुआ हूं कि आपको मैं सेल्फ एनालाइज करवा पाऊं कि आप जो कर रहे हैं
यहीं थोड़ा रुकिए। अगर कोई बच्चा वीडियो के इस पार्ट तक आ गया है ना, यहां तक भी वीडियो के तुम पहुंच गए ना, इसका मतलब तुम एकदम सही जगह हो। अब मैं आपको बताता हूं जो असली चीज है, वो ये है पूरे वीडियो का सार। आप आज ही रात में सोने से पहले आधा घंटा अपने साथ बैठिए, फोन किनारे कर दिया, अपने साथ बैठिए आधा घंटा और सोचिए कि मैंने अभी तक पीछे क्या किया है और जहां जहां कमी तुम्हें दिख रही है, मैं उसको सुधारने के लिए आगे क्या एक्शन लूं कि वो चीज सुधर जाए। बस इतना काम आप कर लीजिए, आपके जीवन में एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।